Yes, we will be starting a fast track revision on the topic known as private placement. जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं और मैं बहुत फास्ट रहता हूं इन रिवीजन क्लिपिंग्स में। सबसे पहले अगर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करूं तो मेरे ध्यान में आता है सेक्शन 42 एंड रूल 14 ऑफ द प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स। ओके, प्राइवेट प्लेसमेंट एक तरीका है जिससे कंपनीज कुछ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन से पैसा रेस कर सकती है, उनको सिक्योरिटीज अलॉट करके ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। इट्स नॉट अ पब्लिक इशू। मैं उन लोगों से अलग से कुछ सिलेक्टेड लोगों से पैसा रेस कर सकता हूं। तो ऐसा कंपनी क्यों करती है, इसका 2-3 कारण है। इसमें फॉर्मेलिटीज बहुत कम है और अभी मुझे लग रहा है कि अगर मैं पब्लिक इशू लेके आऊंगा, मार्केट बहुत खराब है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी अचीव नहीं होगा, तो लेट्स बेटर गो थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट रूट। Another reason, कंपनी अपने कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करना चाहती है, वो अपने प्रमोटर्स और उस ग्रुप को ही बेसिकली देना चाहती है, देन दे प्रेफर द प्राइवेट प्लेसमेंट रूट। ये सेक्शन बेसिकली सहारा ग्रुप के स्कैम के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि उन्होंने 30 मिलियन इन्वेस्टर से पैसा रेस कर लिया प्राइवेट प्लेसमेंट बोलकर। वाओ, सिलेक्ट ग्रुप इतना बड़ा था, 30 मिलियन इन्वेस्टर्स। तो इसलिए उस दौरान ये मामला बहुत हॉट था जब कंपनीज एक्ट 2013 फ्रेम किया जा रहा था, एंड ये उन्हीं की देन है। तो सेक्शन 42 प्लस रूल 14 ऑफ द प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स पिक्चर में आ जाते हैं। एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोल के भी होता है, वो भी हम लोग देखेंगे लास्ट में, वो भी एक प्रकार का प्राइवेट प्लेसमेंट है। उसमें रूल 13 ऑफ द शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स पिक्चर में आते हैं। तो ये बैकग्राउंड क्लियर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बहुत जरूरी है कि प्राइवेट प्लेसमेंट नाम सुन के लोगों को लगता है ये सिर्फ प्राइवेट कंपनीज लेके आ सकता है, बट आई वुड लाइक टू क्लियरली स्टेट दैट ये रूट्स प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं राउंड किया हुआ है, दोनों के लिए अवेलेबल है। इवन पब्लिक कंपनीज कैन रेज मनी थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट रूट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या लगता है, दैट इज ऑफ कोर्स कोई भी डिसीजन के लिए पहले बोर्ड रेजोल्यूशन इज अ मस्ट, रिमेंबर दैट। उसके बाद रूल्स में लिखा है प्रायर वर्ड। लोग प्रायर वर्ड लिखना भूल जाते हैं, आंसर चेक करिएगा। प्रीवियस ऑथराइजेशन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए चाहिए प्राइवेट प्लेसमेंट अगर आप लेके आ रहे हैं। और इस रूट में याद रखिएगा, मैक्सिमम जो आप इन अ फाइनेंशियल ईयर प्राइवेट प्लेसमेंट रूट के थ्रू आप कितने लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर, द आंसर इज इट कैन बी ऑफर कैन बी मेड टू मैक्सिमम 200 persons for each type of security in a financial year। the word अगर आप देखोगे लिखा हुआ है for each kind of security, यानी कि हो सकता है मैं 190 equity, 190 डिबेंचर होल्डर्स, 190 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये सब अलाउड है। सर आप तो 200 बोले थे, 190 ऐड करने से तो 200 से ज्यादा हो रहा है। फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन अ फाइनेंशियल ईयर। और मुझे एसआर हर बार पास करना पड़ेगा। अगर मैं जुलाई में ऑफर लेके आ रहा हूं, सितंबर में ऑफर लेके आ रहा हूं, बार बार मुझे एसआर पास करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स एक्सेप्शन है, अभी हम लोग देखेंगे एनसीडीज के केस में, वहां पे एक अम्ब्रेला रेजोल्यूशन जो वंस इन अ ईयर तक वैलिड रहता है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में एक एसआर से भी काम चल जाएगा। और एनसीडीज में भी याद रखिएगा, कभी कभी आप बोर्ड रेजोल्यूशन से ही प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकते हैं। एक मैंने बताया था सेक्शन 180 के कुछ लिमिट्स होते हैं, वो लिमिट्स अगर क्रॉस नहीं है तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन से ही ला सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, पहले एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता था कि जो जिनको अलॉट किया जा रहा है उनको मिनिमम इतने रुपए इन्वेस्ट करना है, वो अब हट चुका था बहुत साल पहले ही। ये मैं इसलिए बोल दे रहा हूं बिकॉज कई लोग पुराने अपने भाई बहन के नोट से वो पढ़ लेते हैं, जो मेरे से ही पढ़े हुए हैं। तो एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकते हैं, पर उनको ये 200 वाली जो लिमिट है ना, ये अप्लाई नहीं करेगी, यानी वहां पर नंबर ऑफ अलॉटीज 200 से ज्यादा हो सकते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर 2। बट एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को बाकी सेक्शन 42 पूरा कंप्लाई करना है, एंड रूल्स भी। कई लोग सोचे हैं कि एनबीएफसी को हर चीज से एग्जेम्पशन है, दैट्स द रॉन्ग अप्रोच। अगर आप रूल्स को पढ़े, उसमें कैटेगरिकली लिखा है कि उनको ये 200 वाला रूल्स अप्लाई नहीं करेगा अगर उन लोग अपने खुद के कोई रूल्स और नियम कानून को कंप्लाई कर रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर आप देखोगे पेमेंट बैंक अकाउंट से आएगा, और रूल्स में लिखा हुआ है उसी इंसान के अकाउंट से आएगा जो सब्सक्राइब कर रहा है। तो एग्जाम में तुम अगर रैंडमली पढ़ के जाओगे बैंक अकाउंट तो एग्जाम में आएगा राहुल अप्लाई कर रहा है, पर वो रहीम के बैंक अकाउंट से आ रहा है, वो भी गलत है। फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द सब्सक्राइबर द पेमेंट शुड कम। उसके बाद अगर ज्वाइंट प्रोमिसर है तो इट शुड बी फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्स्ट ज्वाइंट शेयर होल्डर। ऑफर अगर आप ये सब कंप्लाई नहीं करते हैं तो पब्लिक ऑफर माना जाएगा। यहां पर कोई मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता है, और ये जो ऑफर जा रहा है इसमें राइट टू रिनाउंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, रिमेंबर दिस। इज इट ओके? नाउ प्राइवेट प्लेसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस चार्ट में, जैसा हमने देखा था
यहां पर प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट नहीं होता है, यहां पर एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर कम एप्लीकेशन लेटर सर्कुलेट होती है आपको, पर वो कैसे सर्कुलेट होती है वो हम देखेंगे, और जो भी पैसा आ रहा है उसको कैसे रखा जाता है एस्क्रो अकाउंट में, दोस थिंग्स विल बी ऑब्जर्विंग। नाउ लुक हियर एवरीवन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेआउट प्राइवेट प्लेसमेंट को लेकर। ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है। एक्चुअली कंपनी डिसीजन ले लेता है कि हमें प्राइवेट प्लेसमेंट लाना है, कंपनी रिकॉर्ड कर लेगा द नेम ऑफ द अलॉटीज, द इनवाइटीज जिनसे आप इनवाइट कर रहे हैं, इन पास 5 रजिस्टर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पे ये नोमेनक्लेचर है। और रिकॉर्ड करने के बाद, इस रजिस्टर में रिकॉर्ड करने के 30 दिन के अंदर, एज यू सी द चार्ट, विद इन 30 days of recording the names in the register, it is circulated. What is circulated? Pass 4 private placement offer cum application letter is circulated. Wait. But before circulating, जो BR या OR आपने पास किया था, as the case may be, वो ROC के पास फाइल हो जाना चाहिए। Be careful, लेटर को ROC के पास फाइल करने की रिक्वायरमेंट हटा दी गई थी, सिर्फ वो BR या OR, BR SR का जो भी केस है वो ROC के पास फाइल हो जाना चाहिए। लोगों से पैसा आ रहा है, बैंकिंग चैनल से आ रहा है, ऑफ द पर्सन सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज, उसी के अकाउंट से आ रहा है, और पैसा एक अलग सेपरेट बैंक अकाउंट में रख दीजिए। तो एक स्टूडेंट पूछता है हम जुलाई में ला रहे हैं, हम अगस्त में अलग ऑफर ला रहे हैं, हम सितंबर, तो बार बार अलग अलग बैंक अकाउंट खोलेगा। आप एक ही बैंक अकाउंट खोलिए और उसमें सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट का पैसा डालिए, उस अकाउंट से कोई बैंकिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करिए, तो वो आप एक अकाउंट से भी काम चला सकते हैं, बिकॉज दैट अकाउंट इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टुवर्ड्स द प्राइवेट प्लेसमेंट एप्लीकेशन मनी। ओके, और पैसा आने के 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए, पास 3 फाइल कर देना चाहिए, अलॉटमेंट पाने के 15 दिन के अंदर। नॉर्मली आप देखोगे पास 3 बाद में मेरे से 30 डेज के अंदर फाइल होता है, बट ये वाला पास 3 15 डेज के अंदर फाइल हो जाना चाहिए। और सर अगर मैं नहीं अलॉट करता हूं तो रिफंड कर दो विद इन 15 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 60 डेज। 60 डेज के बाद आप रिफंड भी कर दीजिएगा। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं। दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट। अनदर थिंग, यहां पे कोई नया ऑफर ऑफ द सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज नहीं ला सकते। अगर आपने कोई प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर जुलाई में लाया है और उनका अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है अभी तक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो आप सितंबर अक्टूबर में वापस प्राइवेट प्लेसमेंट, आपने जुलाई में इक्विटी का लाया है, तो सितंबर में आप वापस इक्विटी का प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं ला सकते, क्योंकि जुलाई वाला ऑफर अभी तक आपका क्या नहीं हुआ है, अलॉटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट्स स्टिल पेंडिंग। जो आपने जुलाई में ऑफर लाया था उसका अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो आप इक्विटी का नहीं ला सकते, बट आप डिबेंचर इशू या प्रेफरेंस शेयर्स इशू का प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकते हैं। सर ये बात आपको पता कैसे चला? बिकॉज यहां जो आप लैंग्वेज को इंटरप्रेट करोगे ना, बहुत लोग इसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। आई विल शो इट टू यू। लिखा है नो फ्रेश ऑफर, सेक्शन 42 सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है, shall be made unless the allotments with respect to any offer or invitation earlier have been completed, पहले वाले ऑफर्स के अलॉटमेंट कंप्लीट हो गए हो, और दैट ऑफर इन्विटेशन हैज बीन विड्रॉन और अबैंडन, या स्कीम को विड्रॉ कर लिया गया हो। ओके, फिर प्रोवाइजो दिया हुआ है, प्रोवाइजो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड पर्संस, अ कंपनी में एट एनी टाइम मेक मोर देन 1 इशू ऑफ सिक्योरिटीज। यहां पे मोर देन 1 इशू का मतलब है डिफरेंट क्लास ऑफ इशू, इसको इंटरप्रिटेशन किया जाता है, विच आई हैड टॉक्ड टू मेनी एक्सपर्ट्स हु आर एक्चुअली वर्किंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सर आप भी एक्सपर्ट से परामर्श लेते हैं? यस, लॉ में कई बार इंटरप्रिटेशन इतनी अजीब होती है कि लोग इसको सोच रहे थे कि वापस से ले आना चाहिए। इनफैक्ट मैंने भी इसको एक बार यही इंटरप्रेट किया था कि चलिए जुलाई में ले आए, फिर अगस्त में भी ला सकते हैं अगर 200 क्रॉस नहीं हो रहा है, बट द वाइडर इंटरप्रिटेशन इज दैट कि आई कैन ब्रिंग अनदर टाइप ऑफ इशू, मोर देन 1 इशू ऑफ टू सच क्लास, यानी इट कैन बी टू डिबेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बट इक्विटी अगर पेंडिंग है तो इक्विटी की फ्रेश ऑफर हम नहीं ला सकते, बट डिबेंचर प्रेफरेंस का ला सकते हैं। ओके, so sometimes even if the previous offers are pending, fresh offer can be made but not of the same type of class of security। और अगर नहीं रिफंड करते हैं, वो जो रिफंड करने की बात आई थी 60 दिन के बाद 15 दिन के अंदर, तो 12% पर एनम लगेगा फ्रॉम द 60th डे। सर अगर प्राइवेट प्लेसमेंट का उल्लंघन कर दूं मैं, तो यस, लोअर ऑफ द 2 आपकी कंपनी प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स पर लगने वाला है, अमाउंट रेज्ड और 2 करोड़ लोअर ऑफ द 2, ऊपर से रिफंड करना है अमाउंट को विथ 12% पर एनम। अगर कोई पेनल्टी लगाया गया है आपके ऊपर तो इंटरेस्ट के संग रिफंड करना पड़ेगा। ओके, विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर इंपोजिंग पेनल्टी, 12% पर एनम ये इंटरेस्ट अमाउंट है। अगर पेनल्टी लगता है तो रिफंड करो अमाउंट विद इंटरेस्ट, एंड ये पूरा ऑफर डीम टू बी अ पब्लिक ऑफर माना जाएगा। और अगर आपकी पास 3 वाली 15 दिन के अंदर नहीं होती है तो
जो पेनल्टी अमाउंट छोटा सा है पैस 3 के लिए, दैट इज 1000 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 25 लाख ऊपर वाला जो है। तो ये रिवीजन आपको सॉलिड बना दिया है सारी चीज़ों को लेकर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और जो आप यहाँ देखना चाहेंगे, दैट इज यस ये वाला पॉइंट, नो कंपनी शैल रिलीज, अच्छा ये हो गया, अ कंपनी शैल नॉट यूटिलाइज, सी दिस ग्रीन इंक देखिएगा आप कहीं पर, company will not utilize money raised through private placement unless allotment is made and a return of allotment is filed with ROC in PAS 3 within 15 days of allotment। इसका क्या मतलब है, कंपनी यूटिलाइज नहीं करेगा पैसे को जब तक अलॉटमेंट ना हो जाए, और अलॉटमेंट कब होता है आपने देखा था, हो जाना चाहिए 60 दिन के अंदर। तो जब तक अलॉटमेंट ना हो जाए एंड दोनों कंडीशन आपको देखना होगा, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी फाइल हो जा गया हो, तो ही आप पैसे को यूज करना शुरू कर सकते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो लोग यहां यूजुअली भूल जाते हैं, मैंने सम करने समय भी आपको बताया था, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट में रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लेना पड़ता है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स वैल्यूएशन रिपोर्ट मस्ट बी टेकन इन प्राइवेट प्लेसमेंट, क्योंकि जब आप शेयर्स कुछ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को देते हैं, जिस प्राइस पर आप देते हैं, बाकी शेयर होल्डर्स को आपत्ति हो सकता है, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वैल्यूएशन रिपोर्ट एक जस्टिफिकेशन होता है उस प्राइस के लिए। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आपको लेना चाहिए। तो मैंने प्रैक्टिकली बता दिया आपको प्राइवेट प्लेसमेंट में शुरुआत से लेकर एंड पूरा प्रोसेस, कि पहले PAS 5 में रजिस्टर में एंट्री होता है, विद इन 30 days ऑफ रिकॉर्डिंग योर PAS 4 इज सर्क्यूलेटेड, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर एप्लीकेशन लेटर जो है वो हमारा सर्क्यूलेट हो जाता है। पक्का एवरीवन? एंड ये लेटर सर्कुलेट होने के पहले आपकी SR या OR की कॉपी या BR की कॉपी जो है वो जमा हो जानी चाहिए। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। और इसके केस स्टडीज रिवाइज करने के समय आंसर जब आते हैं सीधा 200 पर से फोकस नहीं, लोग सिर्फ 200 वाला गिनती देखते हैं, पर हाउ द आंसर्स आर स्टार्टेड, पहले प्राइवेट प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं जैसा स्क्रीन पर लिखा है, देन यू स्टार्ट अप्रोचिंग द केस स्टडी। सो आई होप दिस टेक्स केयर ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट रिविजन।